गुरु सूर्यभान काफी दिनों से अधीश से ये बात कहना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पाए। आज जब अधीश खुद उनसे बातचीत करने आया तो उन्होंने बम्मन के बारे में बात की। अधीश को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके गुरुजी उसे ऐसा अजीब आदेश क्यों दे रहे हैं। क्या वो गुरु सूर्यभान के कहने पर बम्मन को आजाद कर देगा? अधीश को विचारों में डूबा देख गुरु सूर्यभान ने कहा, तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूं। बम्मन तुम्हारा बहुमूल्य अस्त्र है। ऐसा दास मिलना इस संसार में असंभव है, फिर उसे स्वतंत्र कर देना तो बेवकूफी है। अधीश ने धीरे से सर हिलाया। उसे वास्तव में समझ में नहीं आ रहा था। गुरु सूर्यभान आगे बोले, हम यहां से मंदार जाएंगे। वहां तुम दूसरे कार्यों में और अपने अभ्यास में व्यस्त हो जाओगे, लेकिन बम्मन का क्या? तुम्हें क्या लगता है कि वो खाली समय में क्या करता है? अधीश ने चौंक कर पूछा, क्या वो मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहा है? मैं उसके विचार पढ़ सकता हूं गुरुजी। गुरु सूर्यभान ने निराशा में सर हिलाया। यह देखकर अधीश थोड़ा विचलित हो गया, लेकिन वो गुरुजी से और कुछ पूछने की हिम्मत नहीं कर सका। थोड़ी देर बाद गुरु सूर्यभान बोले, अधीश बेटे, ये तो तुम भी जानते हो कि मांत्रिक बम्मन कोई साधारण मांत्रिक नहीं है। बहुत मजबूरी में ही उसने तुम्हारा दास बनना स्वीकार किया है। दासता किसी के लिए भी सम्मान की बात नहीं होती। अधीश को अब कुछ कुछ समझ में आ रहा था। उसने कहा, वो तो मैं समझता हूं गुरुजी, लेकिन गुरु सूर्यभान ने भारी आवाज में कहा, लेकिन क्या? मेरा शिष्य इतना कमजोर है कि जीवन में अपने दास पर निर्भर रहना चाहता है, वो भी जो एक समय के बाद आजाद हो जाएगा। और क्या पता उस समय वो अपने अपमान का बदला तुमसे किस तरह ले। अधीश सोच में पड़ गया था। उसने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं अभी इसी समय उसे आजाद कर दूंगा। उसने बम्मन को तत्काल बुलाया। बम्मन कुछ ही क्षणों में गुरु सूर्यभान के कमरे में उपस्थित हो गया और अधीश से बोला, आपने बुलाया महाशय, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? अधीश ने दास अनुबंध निकालते हुए कहा, बम्मन, गुरु सूर्यभान के कहने पर मैं तुम्हें अभी इसी समय इस अनुबंध से आजाद कर रहा हूं। एक पल के लिए तो बम्मन को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। फिर उसने अधीश के चेहरे को ध्यान से देखा और बोला, क्या आप सच कह रहे हैं महाशय? अधीश बोला, हां बम्मन, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। और इतना कहकर अधीश ने दास अनुबंध को खत्म कर दिया। बम्मन अब बिल्कुल आजाद था। उसने सोचा था कि 100 साल तक उसे अधीश का गुलाम रहना पड़ेगा, लेकिन उस ज्वाला कारागार से वापस आने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसने अधीश से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाशय। कहते हुए उसने अधीश के सामने हाथ जोड़ लिए। बम्मन की आंखों में आंसू थे। अधीश ने उसके हाथ पकड़कर कहा, अब आप मुझसे अधीश कहिए मांत्रिक बम्मन। मैं आपसे उम्र और अनुभव में बहुत छोटा हूं, और धन्यवाद कहना है तो गुरु सूर्यभान को कहिए। गुरुजी ने ही मुझे सही रास्ता दिखाया है। बम्मन ने एक बार फिर अधीश को धन्यवाद कहा और फिर गुरु सूर्यभान के पैरों में गिर पड़ा। गुरु सूर्यभान ने बम्मन को उठाकर गले से लगा लिया और कहा, मांत्रिक बम्मन, अब आप जहां चाहें वहां जा सकते हैं, और चाहें तो आप हमारे साथ मंदार भी चल सकते हैं। हमारे मंत्र विद्यालय को आप जैसे कुशल और अनुभवी अध्यापक की जरूरत है। बम्मन को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे और क्या करे। अधीश उसकी परेशानी समझ गया। उसने कहा, मांत्रिक बम्मन, अभी आप अतिथि कक्ष में जाकर आराम कीजिए और शांति से इस विषय पर विचार कर लीजिए। फिर जैसी आपकी इच्छा हो वैसे ही निर्णय करके हमें बता दीजिएगा। और मेरे गुरुजी का जीवन बचाने के लिए मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद कहता हूं। मांत्रिक बम्मन गुरु सूर्यभान के कमरे से बाहर निकलकर अतिथि कक्ष में चला आया। उसे अपना खोया सम्मान वापस मिल चुका था। इसके लिए वो वास्तव में गुरु सूर्यभान का आभारी था और मन बना चुका था कि आगे जो भी करेगा गुरु सूर्यभान की सलाह से ही करेगा। बम्मन के जाते ही गुरु सूर्यभान ने कहा, मुझे तुम पर गर्व है अधीश बेटे। अब तुम भी जाकर आराम करो। कुछ ही दिनों में हमें मंदार के लिए निकलना होगा। अधीश ने झिझकते हुए कहा, क्या विक्रम की ओर से कोई खबर है गुरुजी? गुरु सूर्यभान ने हां में सिर हिला दिया। अधीश के मन में एक विस्फोट सा हुआ। फिर बिना आगे कुछ पूछे वो गुरुजी को प्रणाम कर अपने कमरे में चला आया।
अमृत और माधवी को न जाने कैसे समझ में आ गया था कि अधीश के वापस जाने का समय आ गया है। माधवी तो हमेशा ही अधीश के जाने पर उदास हो जाती थी, लेकिन इस बार हमेशा शांत रहने वाली अमृत के चेहरे पर भी उदासी झलकने लगी थी। एक दिन अधीश ने उससे पूछ ही लिया, क्या बात है अमृत, क्या तुम किसी बात से नाराज हो? अमृत बोली, नाराज तो नहीं हूं, फिर क्या बात है? अधीश ने दोनों हाथों से उसका चेहरा थाम लिया। अमृत की आंखों में आंसुओं की 2 बूंदें आ गईं। वो बोली, कुछ ही दिनों पहले एक दूत जौहरगढ़ से समाचार लेकर आया था। अवंतीपुर के सैनिक वहां। समाचार अधीश को भी पता था। अवंतीपुर की सेना का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा था। अमृत के खानदान को तो वे पहले ही नष्ट कर चुके थे और अब प्रजा पर भी अत्याचार हो रहा था। दूसरी ओर जौहरगढ़ का असली वारिस अमृत का भाई राजकुमार सुवीर निर्वासन का जीवन काट रहा था। अधीश बोला, 8वें राजकुमार का हक पाने में मैंने उसकी मदद की, तो क्या मैं अपने ही परिवार के लिए कुछ नहीं कर सकता? मैं तुमसे वादा करता हूं अमृत, जब तक तुम्हारे परिवार को न्याय नहीं मिल जाता मैं शांत नहीं बैठूंगा। अधीश जौहरगढ़ की याद में डूब गया एक बार फिर। वैसे भी बेपरवाही के वे दिन उसकी स्मृति से निकलते ही नहीं थे। चंद्रगढ़ में बिताया बचपन और जवानी के निश्चिंत पल उसकी स्मृति की अमूल्य धरोहर थे। चंद्रनगर का नाम याद आते ही विभूति और जयंत के चेहरे उसकी आंखों के सामने घूम गए और वो चंद्रनगर जाने के लिए तड़प उठा। अधीश ने अगले ही दिन एक जरूरी सभा बुलाई। उसमें अधीश के अलावा उसके पिता विश्वनाथ पुरोहित, माधव देव, राजकुमार सुवीर प्रताप, अधिपति कैलाश, वीर योद्धा पाणिक और कार्तिक, गुरु सूर्यभान, आचार्य कश्यप और इनके अलावा मांत्रिक बम्मन भी शामिल हुआ। सभी के आने के बाद अधीश ने अपना प्रस्ताव सभी के सामने रखा। मैंने फैसला किया है कि मैं जौहरगढ़ जाऊंगा। जौहरगढ़ के राज परिवार के साथ साथ अपने पिता के खोए सम्मान को भी वापस दिलाने के लिए। क्या इस काम में आप मेरा साथ देंगे? ये सुनकर सभी प्रसन्न हो गए। एक सुर में सभी ने अधीश का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। जोर शोर से तैयारी शुरू हो गई। अधीश के जौहरगढ़ जाने का समाचार 8वें राजकुमार ने भी सुना। उसने अपनी एक बड़ी मांत्रिक सेना अधीश की सहायता के लिए भेज दी। सामंत रणधीर ने भी संग्राम के नेतृत्व में एक बड़ी फौज अधीश के साथ कर दी। तरंगम के निरंजन परिवार के अतिरिक्त समीर भी अधीश के साथ जाने को तैयार हो गया। सूचना पाते ही मृगांक भी अधीश के साथ जाने के लिए प्रकाश नगर आ गया। इतनी बड़ी सेना और इतने महारथी योद्धाओं के साथ अवंतीपुर के अत्याचार का खात्मा करने के लिए अधीश निकल पड़ा। जौहरगढ़ की सीमा पर ही भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन तात्विक सैनिकों की शक्ति कितनी ही अधिक क्यों न हो, इस भव्य मांत्रिक सेना के आगे उनकी एक न चली। कुछ ही दिनों के युद्ध में अवंतीपुर के अत्याचारी शासन को हार माननी पड़ी। सुवीर प्रताप को जौहरगढ़ का राज सिंहासन प्राप्त हुआ और विश्वनाथ पुरोहित को इस बार महामंत्री का पद दिया गया। लेकिन उनका परिवार प्रकाश नगर में बस चुका था। उन्होंने अब जौहरगढ़ की जिम्मेदारी लेने से विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। राजकुमारी अमृत उसे अपना घर वापस मिल चुका था, फिर भी उसने प्रकाश नगर में ही अपने परिवार के साथ रहने का फैसला किया। वैसे भी अब विश्वनाथ पुरोहित के पास पाथरगढ़ में भी उतना ही सम्मान और प्रतिष्ठा थी जितनी कभी जौहरगढ़ में हुआ करती थी। अधीश का विजय रथ एक बार फिर प्रकाश नगर आ चुका था और आखिरकार वो समय भी आ पहुंचा जब उसे मंदार के लिए निकलना था। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। बम्मन ने भी उसके साथ जाने का फैसला कर लिया था। अधीश के मांत्रिक कुल का पूरा भार अब सिंद्रा और ललिता के कंधों पर ही था। लेकिन अधीश ने निश्चय कर लिया था कि विक्रम का काम तमाम करने के बाद वो हमेशा के लिए प्रकाश नगर लौट आएगा। अधीश मंदार आ चुका था। मंदार के मुख्य द्वार पर कदम रखते ही उसने देखा कि पिछली बार की तरह अब भी शुकमान वहां नहीं था। अब उससे पूछे बिना नहीं रहा गया। गुरु सूर्यभान से उसने कहा, गुरुजी, शुकमान जी कहाँ हैं? मैं जब पिछली बार कुर्दमान से वापस आया था तब भी यहां पर नहीं थे। सूर्यभान ने एक बार कुलपति भवन की ओर नजरें दौड़ाई और बोले, उन्हें एक बहुत जरूरी काम से भेजा गया है। इसके आगे गुरु सूर्यभान ने और कुछ भी नहीं बताया। अधीश ने भी आगे कुछ पूछा नहीं, क्योंकि यदि उसे बताने वाली कोई बात होती तो गुरु सूर्यभान खुद ही बता देते। लेकिन अधीश के मन की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। उसने खुद ही इसके पीछे का कारण पता करने की ठानी, लेकिन इसके अलावा भी उसके पास बहुत से काम थे। सबसे पहले तो बम्मन को मंदार में प्रवेश दिलाना था, लेकिन वो जिम्मेदारी तो गुरु सूर्यभान ने ले ही ली थी।
अधीश देख रहा था कि मंदार में जो भी छात्र उन्हें मिल रहे थे, गुरु सूर्यभान को प्रणाम करने के बाद वे कुछ देर ध्यान से उनके चेहरे को जरूर देखते थे। आखिरकार उनकी दोनों आंखें सामान्य स्थिति में वापस आ चुकी थीं, और यही बात सबको असामान्य लग रही थी। अधीश और गुरु सूर्यभान मंदार के भीतर आते ही सबसे पहले कुलपति के भवन में गए। गुरु सूर्यभान के आने की सूचना मिलते ही कुलपति खुद बाहर आ गए। आइए सूर्यभान जी, हम काफी समय से आपके आने का इंतजार कर रहे थे। अरे, बोलते बोलते कुलपति अचानक चौंक पड़े। गुरु सूर्यभान ने एक जोरदार ठहाका लगाया। क्या हुआ, आप भी मुझे देखकर घबरा गए? गुरु सूर्यभान की बात सुनकर कुलपति थोड़े झेप गए। अरे नहीं सूर्यभान जी, मैं तो बस बधाई हो, आखिर आप अपने उद्देश्य में सफल हुए। गुरु सूर्यभान बोले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन विडंबना देखिए, पहले सभी लोग मेरे असामान्य रूप को देखकर घबरा जाते थे, और अब जबकि मेरी आंखें वापस आ चुकी हैं तो सामान्य रूप को देखकर भी घबरा रहे हैं। खैर, मैं यहाँ एक विशेष कार्य से आया हूँ, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? कुलपति ने कहा, पहले आप अंदर चलिए, बैठकर आराम से बात करते हैं। यदि ये कुछ वर्ष पहले की बात होती तो शायद कुलपति गुरु सूर्यभान से आगे पूछताछ करते, लेकिन इन वर्षों में बहुत कुछ बदल गया था। गुरु सूर्यभान के व्यवहार में भी काफी परिवर्तन आ चुका था। अब वे पहले की तरह क्रोधी और सनकी नहीं रह गए थे। गुरु सूर्यभान ने एक बार अधीश की ओर देखा और कुलपति से पूछा, मेरे एक बहुत पुराने मित्र मंदार में प्रवेश की इच्छा चाहते हैं, एक अध्यापक के रूप में। फिलहाल वे बाहर हमारे संदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस बात ने कुलपति को सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ देर विचार कर वे बोले, ठीक है, आप उन्हें संदेश भेज दीजिए, वे अस्थायी रूप से मंदार के भीतर आ सकते हैं। इसके बाद सदस्यों की सभा ही निर्णय लेगी कि उन्हें मंदार में नियुक्ति मिलेगी या नहीं। गुरु सूर्यभान ने कहा, आपका धन्यवाद कुलपति। फिर उन्होंने अधीश को इशारा किया और उसने मांत्रिक बम्मन को संदेश भेज दिया। बम्मन मंदार के भीतर आ चुका था। वो अधीश के प्रति बहुत कृतज्ञ महसूस कर रहा था। उसने कहा, मांत्रिक अधीश, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। आपने मुझे नया जीवन तो दिया ही है, जीवन को शुरू करने का नया मौका भी दिया है। जिस व्यक्ति ने सैकड़ों साल कारावास में बिताए हों, उसके लिए आजादी का क्या मोल है, ये वही समझ सकता है। कहते कहते बम्मन की आंखों में फिर से आंसू आ गए। अधीश बोला, आप मुझे लज्जित कर रहे हैं मांत्रिक बम्मन, बल्कि मुझे तो आपसे क्षमा ही मांगनी चाहिए। खैर, आपका नया जीवन अब मंदार के सदस्य मांत्रिकों के हाथ में है। अधीश अब भी अपनी करनी पर पछता रहा था। एक बार तो उसने बम्मन को खत्म कर देने की खुली धमकी भी दी थी। बम्मन ये सुनकर चौंक पड़ा। मतलब? अधीश ने कहा, गुरु सूर्यभान ने प्रस्ताव कुलपति को दे दिया है, लेकिन इस प्रस्ताव को पारित करने का बराबर का अधिकार सभी सदस्यों के पास है। लेकिन आप चिंता ना करें, मंदार में सभी गुरु सूर्यभान की बहुत इज्जत करते हैं, और उनके पुराने और अच्छे मित्र को कोई भी निराश करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये कहते हुए अधीश रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया तो बम्मन भी मुस्कुरा दिया। वो अपनी आजादी के लिए अधीश के प्रति आभारी था, लेकिन मन ही मन वो थोड़ा चिंतित भी था। न जाने क्या निर्णय लिया जाएगा कल की सभा में। क्या बम्मन को मंदार में एक अध्यापक के रूप में नियुक्ति मिल पाएगी, या एक बार फिर उसे स्वतंत्र मांत्रिक के रूप में भटकना पड़ेगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।